प्रवीण और रेनू शाम की चाय पर साथ में बैठे हुए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और दोनों दिन भर की थकान के बाद थोड़ी देर सुकून से बातें कर रहे थे। तभी रेनू ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, माँ जी का कॉल आया था। बता रही थी आजकल पापा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। चिंता तो मुझे भी उनकी बहुत होती है। हर कोई यही कहेगा कि बेटा शहर में जाकर बस गया और माँ बाप को भूल गया। और तुम तो जानती हो कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मैंने कभी अपने माँ बाप और आपके माँ बाप को अलग समझा है क्या? मैं तो आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि उन्हें यहाँ बुला लीजिए। बेकार में माँ जी को वहां अकेले कितनी परेशानी होती होगी। लेकिन रेनू, तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं प्राइवेट कंपनी में 20,000 की नौकरी करता हूँ, जिसमें आधे पैसे तो घर के किराए में चले जाते हैं और बाकी राशन में। लोन पर तो जिंदगी चल रही है हमारी। ऐसे मैं मम्मी पापा को यहाँ कैसे बुला लूं? वो सब बाद में देखा जाएगा प्रवीण। मेरे हिसाब से तुम्हें उन्हें यहाँ बुला लेना चाहिए। भगवान हर किसी के हिस्से का खाना खुद ही भेजता है। रेनू की बात प्रवीण को बहुत अच्छी लगती है। दरअसल प्रवीण शहर में नौकरी करने आया था और तब से यहीं रहने लगा था। गांव के अंदर उसके पिता कृपाल अपनी पत्नी महिमा के साथ रहा करते थे। कृपाल का बुखार ठीक हो गया और वो घर के बाहर जाते हुए बोलने लगा, सुनो महिमा, घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। आजकल गांव के अंदर भी बहुत चोरी होने लगी है। मैं छोले कुलचे का ठेला लगाने के लिए जा रहा हूँ। क्या जरूरत है जाने की? इतने दिनों में तो आपकी तबीयत ठीक हुई है। 3 दिनों से बुखार था आपको, फिर इतने पे क्या जल्दी है? बाद में चले जाना। अगर मुझे लगेगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मैं घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे जाने दो। खाली बैठने से मेरा मन और ज्यादा खराब हो जाता है। कृपाल ठेला लगाने के लिए चला जाता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब कृपाल की तबीयत अक्सर ही खराब रहा करती थी। एक दिन कृपाल और महिमा को प्रवीण का कॉल आया और प्रवीण ने कहा, मम्मी पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत खराब तो नहीं है ना? अब तुझे क्या झूठ बोलूं बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। अक्सर उन्हें बुखार हो जाता है क्योंकि ये खाने पर ध्यान ही नहीं देते। आधे समय तो इन्हें तेरी ही चिंता सताती रहती है। बस मम्मी, बहुत हो गया। अगर इतनी ही चिंता है मेरी तो यहाँ शहर आ जाओ। शहर में सुविधाएं भी बहुत है। मैं पापा का एक बार अच्छे से चेकअप भी करवा दूंगा। ठीक है बेटा, अब चाहे तेरे पिताजी को जबरदस्ती शहर लाना पड़े, हम अगले ही हफ्ते शहर आ जाते हैं। तू हमारी अगले हफ्ते की टिकट करवा दे। प्रवीण भी ये बोलकर कॉल कट कर देता है और अगले हफ्ते के लिए अपने माता पिता की टिकट बुक कर देता है। वहीं महिमा कृपाल को कसम देकर शहर जाने के लिए तैयार कर लेती है और वो अपने गांव का ठेला अपने एक दोस्त मनोहर को देते हुए कहता है, मनोहर, अब तो मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। मुझे लगता नहीं कि मैं वापस आ पाऊंगा। अगर आया भी तो ठेला चलाने का समय थोड़ी ना होगा, इसलिए अब ये ठेला तेरा हुआ। तू सच में बहुत अच्छा दोस्त है कृपाल। ऐसे दोस्त नसीब वालों को मिलते हैं। अगर कभी तेरा वापस आना हुआ तो मैं तुझे तेरा ठेला वापस दे दूंगा। कृपाल और महिमा सारी तैयारी करते हैं और अगले हफ्ते ट्रेन में बैठकर शहर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में वे अपने बेटे के घर पहुंच जाते हैं। उनकी बहू रेनू उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। बहू, इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? अब तो हमें इसी घर में रहना है। लेकिन मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। आप कैसी बात कर रही हैं माँ जी? एक माँ भी कभी अपनी बेटी को परेशान कर सकती है क्या? इतने सालों के बाद तो आपकी सेवा करने का मौका मिला है मुझे। रेनू उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती। 2 कमरों का छोटा सा घर था उनका। एक कमरे में पहले रेनू और प्रवीण रहते थे और दूसरे कमरे में उनके 2 बच्चे अदिति और सोहन। लेकिन अब अदिति और सोहन रेनू और प्रवीण के साथ शिफ्ट हो गए और दूसरा कमरा कृपाल और महिमा को दे दिया गया। ऐसे ही एक दिन रेनू रसोई में गई और राशन के डिब्बे को देखते हुए धीरे से खुद से कहने लगी, हे भगवान, माँ जी और पिताजी को आए हुए 1 सप्ताह हो गया। अब घर में 2 लोग और जुड़ गए हैं तो राशन भी जल्दी खत्म हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा इस महीने का खर्चा कैसे संभालूंगी। रेणु ये सब बस घर के खर्चों की चिंता में बोल रही थी, लेकिन जाने अनजाने में महिमा ने बाहर खड़े होकर उसकी ये बात सुन ली। महिमा को थोड़ा बुरा लगा और वो चुपचाप रसोई में आई। फिर सामान्य होने की कोशिश करते हुए बोली, बहू, आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा और तेरे पिताजी का भी नहीं है, तो हमारे लिए खिचड़ी बना देना और ज्यादा बनाकर फ्रिज में रख देना, कल दिन में हम वही खा लेंगे। तो मैं एक काम करती हूँ माँ जी, सभी के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे भी मौसम अच्छा है और हल्का खाना सबके लिए ठीक रहेगा। रेनू सभी के लिए खिचड़ी बनाकर तैयार कर देती है। फिर प्रवीण अपने पिता कृपाल से कहता है, पापा, मम्मी बता रही थी आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है, आपको बार बार बुखार होता है। एक काम करता हूँ, कल मेरी छुट्टी है, कल मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। रहने दे प्रवीण बेटा, अब जब से शहर आए हैं तेरे पिताजी तो तब से बिल्कुल ठीक ही है। अगर इन्हें दोबारा बुखार होगा तब ले जाना।
मम्मी, इलाज पहले ही करवा लेना चाहिए, सावधानी ज्यादा जरूरी होती है। कल को अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो? पिताजी की उम्र देखते हुए उनका एक हेल्थ चेकअप तो करवा ही लेना चाहिए। ठीक है बेटा, कल मैं तेरे साथ चलूंगा, तो मेरा चेकअप करवा देना। सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, लेकिन महिमा को सारी रात नींद नहीं आती। उसे बार बार यही लग रहा था कि शायद उनकी बहू उनके आने से परेशान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनू बहू को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो राशन के बारे में इतनी ज्यादा चिंता कर रही थी। महिमा इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनके बेटे की तनख्वाह इतनी कम है और वो कितनी मुश्किल से घर चला रहा है। वहीं 4-5 दिन बाद महिमा को एक और बात पता चलती है। उसी दिन मकान मालिक किराया लेने के लिए आता है, लेकिन प्रवीण ने किराए के पैसे घर के राशन और अपने पिता के टेस्ट और दवाइयों में खर्च कर दिए थे। और कितने दिन लगेंगे प्रवीण जी मेरा किराया देने में? पहले ही 5 दिन ऊपर हो गया। आप मुझे 2 दिन का समय और दे दीजिए। इस महीने पापा जी के टेस्ट और दवाइयों में काफी पैसे खर्च हो गए। मेरा मालिक भी छुट्टी पर गया हुआ था, मैं उनसे एडवांस पैसे लेकर आपका किराया दे दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर 4 साल से रह रहे हैं, इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूँ, पर मुझे मेरा किराया समय पर मिल जाना चाहिए। जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए मिश्रा जी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आपका किराया समय से आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। मकान मालिक ये बोलकर चला जाता है। वहीं कृपाल और महिमा ये सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था कि वे लोग किराए के मकान में रहते हैं। तूने बताया नहीं बेटा ये मकान किराए का है? हमें तो ऐसा लगा था तूने ये मकान खरीद लिया है या फिर तेरे कंपनी वालों ने दिया है। माँ, कैसी बात कर रही हो? इतनी भी बड़ी कंपनी में काम नहीं करता हूँ मैं कि कंपनी वाले रहने के लिए मकान दे। गांव के लोगों को तो शहर में रहने वाले लोग अमीर ही लगते हैं, है ना? लेकिन तू इस बार किराया क्यों नहीं दे पाया? तेरे पास पैसे नहीं है क्या? तभी रेणु तुरंत बात संभालते हुए मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं पापा जी, आप परेशान मत होइए। दरअसल इस बार तनख्वाह मिलने में थोड़ी सी देरी हो गई ना, बस इसी वजह से किराया देने में देर हो गई। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। एक दिन रेणु की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। उसे हल्का बुखार था और शरीर में बहुत कमजोरी लग रही थी। जैसे ही महिमा और कृपाल को ये बात पता चलती है, कृपाल तुरंत रेणु के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, बहू, तेरी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। एक काम करता हूँ, आज सब लोगों के लिए नाश्ता मैं बना देता हूँ। वैसे भी आज प्रवीण और बच्चों की छुट्टी है, तो वो भी मेरे हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएगा। नहीं पापा जी, अब मेरा बुखार थोड़ा कम हो गया है, मैं खुद ही खाना बना लूंगी। मेरे रहते हुए आप नाश्ता बनाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे हमें भी तो हमारी बहू की थोड़ी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए ना। तू तो हमारे लिए बेटी जैसी है, फिर तेरी तबीयत खराब हो, हम आराम से बैठे रहे, ये कैसे हो सकता है? महिमा की बात सुनकर रेणु चुप हो जाती है। वहीं कृपाल और महिमा दोनों रसोई में चले जाते हैं और साथ मिलकर छोले कुलचे बनाना शुरू कर देते हैं। गांव में कई सालों तक ठेला लगाने की वजह से कृपाल के हाथों में आज भी वही पुराना स्वाद था। थोड़ी ही देर में पूरे घर में छोले कुलचों की खुशबू फैल जाती है। जैसे ही नाश्ता तैयार होता है, बच्चे भी खुश होकर टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। दादाजी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाए हैं, ऐसे तो बाहर भी नहीं मिलते। क्या मुझे एक और कुलचा मिलेगा? अगर भैया एक कुलचा खाएगा तो मैं 2 खाऊंगी। हाँ बच्चों, तुम दोनों को मिलेगा, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। दादाजी ने बहुत सारे कुलचे बनाए हैं। बच्चों की बातें सुनकर पूरे घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। कई दिनों के बाद घर में ऐसी हंसी सुनाई दे रही थी। वहीं रेणु भी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। रात के समय जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तब महिमा अपने पति कृपाल से धीरे से कहती है, हमें तो हमेशा यही लगता था कि हमारा बेटा शहर में बहुत खुश होगा और उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो कितनी मुश्किल से घर चला रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारी शादी को 30 साल हो गए महिमा, मैं तेरे मन की बात बिना बोले भी समझ जाता हूँ। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था। कल सुबह नाश्ते पर बच्चों से बात करता हूँ। अगले दिन सुबह जब पूरा परिवार नाश्ते के टेबल पर बैठा हुआ था और रेणु सब लोगों को नाश्ता परोस रही थी, तभी कृपाल ने प्रवीण से कहा, बेटा प्रवीण, मैं यहाँ पूरा दिन घर में बैठा रहता हूँ तो बहुत बोर हो जाता हूँ। सोच रहा हूँ जैसे गांव में छोले कुलचे का ठेला लगाया करता था, वैसे ही यहाँ भी छोटा मोटा काम शुरू कर लूं। अरे नहीं बाबा, आपकी तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक कहाँ हुई है। इतनी मुश्किल से तो आपकी हालत सुधरी है। अगर आप फिर से काम करने लगे तो तबीयत दोबारा खराब हो जाएगी। बेटा मैं भी तो हूं ना तेरे पिताजी के साथ, जब उनकी तबीयत खराब होगी तब मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी इंसान काम करता रहता है तो शरीर में चलता रहता है। प्रवीण कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था क्या जवाब दे।
एक तरफ उसे अपने पिता की चिंता थी और दूसरी तरफ घर की हालत भी उससे छुपी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी रेणु धीरे से उसके पास जाकर कहती है, सुनिए ना माँ जी, पिताजी को ठेला लगाने दीजिए ना। आप भी जानते हैं घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। अगर पिताजी थोड़ा बहुत भी कमा लेंगे तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। प्रवीण ने उन्हें ठेला लगाने की रजामंदी दे दी। उसके बाद रेणु ने अपने पास जमा किए हुए कुछ पैसों से नया ठेला लिया और बाकी जरूरी सामान खरीद लिया। अब कृपाल ने भी बिना किसी देरी के मोहल्ले के बाहर अपना ठेला लगा लिया और पहले ही दिन ग्राहकों की भीड़ उनके ठेले पर जमा हो गई। अरे भाई साहब, कहाँ थे आप अब तक? कितने बढ़िया छोले कुलचे बनाते हैं आप। सच में भाई साहब, ऐसे छोले कुलचे खाने के लिए तो मैं रोज आने को तैयार हूँ। मजा ही आ गया ये छोले कुलचे खाकर। बहन जी, अब मैं रोज यही ठेला लगाया करूंगा। आपको जब भी छोले कुलचे खाने का मन करे आप आ जाया करिए। पहले ही दिन उनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। वहीं कृपाल और महिमा भी बड़ी समझदारी से उन पैसों में से थोड़ा घर का राशन लेकर आते हैं ताकि घर वालों को भी बुरा न लगे और वे घर की आर्थिक मदद भी कर सके। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन प्रवीण अपने मकान मालिक को किराया देने के लिए जाता है। ये लीजिए आपका किराया, माफ कीजिएगा इस बार थोड़ी देर हो गई। प्रवीण भाई साहब, अगर किराया देने में देर हुई होती तो मैं आपके घर आ जाता। आपका किराया तो आपके पिताजी पहले ही मुझे देकर गए। ये बात सुनकर प्रवीण हैरान रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके पिताजी ने किराया कब और कैसे दे दिया। वो तुरंत घर वापस आता है और अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी क्या आप मेरा किराया मकान मालिक को देकर आए थे? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुझे क्या लगता है बेटा, तेरे पिताजी को पैसे जोड़ना नहीं आता? कुछ पैसे हम गांव से लाए थे और कुछ हमने छोले कुलचे बेचकर जमा किए। मैंने सोचा कि तेरे पैसे बच्चों की पढ़ाई और बाकी जरूरतों में काम आ जाएंगे, इसलिए किराया मैंने दे दिया। तो पापा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? पहले ही आप रोज थोड़ा बहुत राशन लेकर घर आते हैं। इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सब एक ही तो परिवार है। अगर अपने ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अब ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन प्रवीण की छुट्टी होती है और वो देरी से उठता है। जब वो घर में अपने माता पिता को नहीं देखता तो रेणु से पूछता है, रेणु मम्मी पापा कहाँ? घर में दिखाई नहीं तेरे। अरे भैया, आपकी छुट्टी है लेकिन मम्मी पापा तो छुट्टी नहीं लेते। दोनों ठेला लगाने चले गए। जाकर देखिए, मोहल्ले के बाहर मिल जाएंगे। और सुनिए, आते हुए पापा जी के हाथ के छोले कुलचे की एक प्लेट मेरे लिए भी लेते आइएगा, मेरा बहुत मन कर रहा है। अब प्रवीण मोहल्ले के बाहर पहुंचता है तो देखता है ठेले के आसपास ग्राहकों की भारी भीड़ लगी हुई थी। हर कोई छोले कुलचे खाने के लिए उतावला हो रहा था। भाई साहब, मेरे छोले में थोड़ा ज्यादा नींबू डाल देना और कुलचा थोड़ा करारा सेकना, तब मजा आता है खाने में। आप बिल्कुल चिंता मत करिए भाई साहब, आप तो रोज मेरे पास आते हैं। मुझे अच्छे से पता है आपको कैसे छोले कुलचे पसंद है। प्रवीण ये सब देखकर हैरान रह जाता है। महिमा और कृपाल दोनों बड़े प्यार और समझदारी से ग्राहकों को संभाल रहे थे। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कोई भी ग्राहक परेशान नहीं हो रहा था। लाइए पापा, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। आपके ठेले पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ बेटा, तू पैसों का हिसाब संभाल ले, तब तक मैं प्लेटें और बाकी सामान देख लेती हूँ। अब प्रवीण भी अपने माता पिता के साथ ठेले पर काम करवाने लगता है। काम करते करते उसे समय का पता ही नहीं चलता और थोड़ी देर में शाम हो जाती है। पूरा परिवार साथ में घर वापस आता है, लेकिन काम की भाग दौड़ में प्रवीण रेणु के लिए छोले कुलचे लाना भूल जाता है। आपको बोला था ना आते हुए मेरे लिए छोले कुलचे लेकर आना, लेकिन आप तो वहीं काम में लग गए और सब भूल गया। तब प्रवीण हंसते हुए रेणु को ठेले की सारी बात बताने लगता है, कैसे लोगों की भीड़ लगी हुई थी और कैसे वो भी अपने माता पिता की मदद करवाने लग गया था। ये सब सुनकर रेणु के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि पापा जी का ठेला इतना अच्छा चलेगा। हमने तो बस यही सोचा था कि घर खर्च में थोड़ी मदद हो जाएगी। तुम बच्चों को क्या लगता है कि तुम हम बड़ों से ज्यादा समझदार हो गए हो? हमें तो शुरू से ही पता था कि तुम लोग कितनी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हो। इसीलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर ये फैसला किया कि हम गांव वाला अपना पुराना छोले कुलचे का ठेला यहाँ शहर में दोबारा शुरू करेंगे। बेटा, अगर इंसान के हाथ में हुनर हो ना तो वो कहीं भी जाकर अपना गुजारा कर सकता है। इसका मतलब आपको पहले से पता था कि हम लोग कितनी मुश्किल से घर चला रहे हैं और कितनी परेशानी में? हाँ बेटा, सब पता था और हमें तुम दोनों पर गर्व भी था कि इतनी परेशानी होने के बावजूद तुमने कभी हम दोनों को बोझ नहीं समझा, बल्कि हमें अपने साथ शहर बुला लिया। तुम्हें क्या लगा था माँ बाप अपने बच्चों की परेशानी नहीं समझ पाएंगे? और अब हमने भी ये सोच लिया है कि प्रवीण को बाहर नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस काम को इतना आगे बढ़ाएंगे कि घर बैठे ही अच्छे पैसे कमाने लगेंगे।
प्रवीण ये सब सुनकर भावुक हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि माँ बाप सच में बिना बोले अपने बच्चों का दर्द समझ जाते हैं। पापा सच बताओ तो मैं बहुत परेशान रहने लगा था। नौकरी में इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी पूरा पैसा नहीं बचता था। ऊपर से मालिक हर छोटी छोटी बात पर तनख्वाह काट लिया करता था। इसीलिए तो मैं हमेशा कहती थी कि इंसान को अपने हुनर पर भरोसा रखना चाहिए। नौकरी में चाहे जितनी मेहनत कर लो, अपना काम करने जैसी बात नहीं होती। बिल्कुल सही कहा बहू। अगर मेहनत अपने काम में लगाई जाए तो उसका फल भी अपना ही होता है। प्रवीण को अपने पिता की बात समझ में आ जाती है और कुछ दिनों बाद वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। अब पिता पुत्र दोनों मिलकर अलग अलग जगह छोले कुलचे के ठेले लगाने लगते हैं। महिमा और रेणु भी उनका पूरा साथ देती थी। धीरे धीरे उनका काम और ज्यादा बढ़ने लगा। मोहल्ले के लोग दूर दूर से उनके छोले कुलचे खाने आने लगे। स्वाद ऐसा था कि जो एक बार खा लेता वो दोबारा जरूर आता। भाई साहब, आपके छोले कुलचे का तो जवाब नहीं है। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। सच में आपके हाथ में जादू है, जादू। हम तो हर रविवार यही नाश्ता करने आएंगे अब से। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। अब दोनों ठेले बहुत अच्छे चलने लगे थे। घर की आर्थिक हालत भी पहले से काफी बेहतर हो गई थी। एक शाम सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, तभी महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो हमारे दोनों ही ठेले बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो अब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और अब हमने नए मकान के लिए एडवांस भी दे दिया है। अब तो मुझे लगता है हम एक छोटी सी दुकान भी खोल लेनी चाहिए, जहाँ लोग आराम से बैठकर छोले कुलचे खा सके। हाँ रेणु, अब मुझे भी यही सही लग रहा है। पापा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया। धन्यवाद मुझे नहीं बेटा, अपनी मेहनत को बोलो। इंसान अगर मेहनत से ना डरे तो भगवान भी उनका साथ देता है। लेकिन पापा सच कहूं तो मैं कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि अपनी परेशानी आपके सामने बता सकूं। डर लगता था कि कहीं आप लोग परेशान न हो जाओ। एक पिता अपने बच्चों की परेशानी उसकी आंखों से ही समझ जाता है बेटा। तू चाहे कुछ ना भी बोलता, फिर भी मुझे सब समझ में आ जाता था। अब हमारे संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं। अब बस मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना है। अब ऐसा ही होता है। कुछ समय बाद प्रवीण और कृपाल मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। वहाँ तरह तरह के छोले कुलचे, टिक्की और लस्सी मिलने लगी। सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की भीड़ दुकान पर लगी रहती थी। रेणु भी पूरे मन से दुकान संभालती थी और महिमा घर के साथ साथ बच्चों का ध्यान रखा करती थी। अब उनका छोटा सा परिवार पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगा था। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी इस बारे में पता चल गया कि कृपाल ने शहर में भी अपनी मेहनत के दम पर नाम कमा लिया है। आखिर कृपाल माना नहीं, उसने गांव का पुराना छोले कुलचे का ठेला शहर में भी मशहूर कर दिया। सच में मेहनत इंसान कभी हार नहीं मानता। जिस तरह गांव में कृपाल अपने स्वाद और मेहनत की वजह से पहचाना जाता था, उसी तरह अब शहर में भी लोग उसे पहचानने लगे थे। कुछ समय बाद प्रवीण और रेणु मिलकर दुकान संभालने लगे और कृपाल अपने पोता पोती के साथ समय बिताया करते थे। अब किराए और राशन की चिंता में डूबा ये परिवार मेहनत और एकता की वजह से खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उन्हें समझ में आ गया था कि परिवार अगर साथ खड़ा हो तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आसानी से निकल जाता है।